अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जान की एपिसोड 5। ये नावल ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 30 to 40 एपिसोड्स हैं जस्ट। तभी मैं कह रही हूँ जल्दी जाग जाएं और इस नावल को पढ़ें दिल लगा के, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा है, वन कपल स्पेशल नावल दे रही हूँ, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा होना चाहिए ना। फिर पारस जो है वो इसके जैसे ही इसकी एंडिंग एपिसोड आएंगी तो मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। इसको मैं जल्दी लिख के अपने पास रख लूँगी ना, तो फिर इंशाल्लाह पारस पे फ़ोकस होगा। तो जल्दी से मैं लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 5 की तरफ, नावल हल्फ़े जहाँ बाय अस्मा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। इन्हें पहनो और इसके लिए कपड़े और शूज़ खरीद कर लाओ। ये रहा कार्ड, और करीब ही जाना कहीं, हरी आप। अभी असर पिछले सदमे से निकला ही था कि अनीस के नए हुक्म पर वो शचंतर निगाहों से अनीस खानम को देखने लगा। सर उसे तकलीफ देने लाए थे ना। असर की जुबान पर खुजली हुई तो बोले बिना ना रह सका। हालांकि 2 बार इसने अर्शिया की मदद करनी चाहिए थी, पर अब जब अनीस खुद कर रहा था तो असर को पूछना जरूरी लगा। तुम्हें एक बार मेरी बकवास समझ नहीं आ रही? अनीस के सर्द बहरी से बरहम होकर घराने पर असर ने अपने सवाल पर 2 हर्फ भेजे, और अनीस का आगे किया हाथ देखते कार्ड पकड़ाता हुआ बोतल के जिन की तरह गायब हुआ। जबकि अनीस ने मौजों के बावजूद अपने पैरों में उतरती भयानक ठंड पर अपने पैरों की तरफ देखा ही, जब इसे नीचे इनहेलर पड़ा नजर आया। अनीस ने बेख्तियार वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा, फिर आंखें सुकड़ने के अंदाज में झुका और इनहेलर उठाकर अपने हाथ में लिया। अर्शिया ने दरवाजा बंद करके पहले अपना पेट खाली किया, जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा था। वो बमुश्किल उठी तो जिससे सारे जिस्म की हिम्मत एक लम्हे में ही उसके घुटनों में उतर गई। वो दीवार के साथ टिक कर आगे को कराहती झुक गई, और एक गहरी सिसकी इसके लबों से बेख्तियार निकलकर वॉशरूम की फिजा में गुम हुई। यहाँ रोशनी मध्यम थी, मगर इस रोशनी में इसके पाँव के सूजे हुए हिस्से और जिल्द की सुर्खी और भी नुमाया हो रही थी। या अल्लाह, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? उसने सर दीवार से लगाकर आंखें जोर से मींच ली। वॉशरूम ठंडा था, टाइल फर्श की सर्दी इसकी टांगों के जरिए पूरे बदन तक चढ़ रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से सिंक के करीब गई। वहां लगे मैले कुचेले आईने में अपना चेहरा देखा तो खुद को पहचान न सकी। ठंड से नीले होकर फूले हुए होंठ, आंखों के नीचे सुर्खाई और माथे पर पसीना, और दर्द में डूबी ग्रे आंखें। अपनी ये हालत देखकर अर्शिया का दिल लहू होकर सीने में कटकर रह गया। अचानक इसकी नजर सिंक के नीचे पड़े एक कपड़े की बास्केट पर गई। एक कपड़े की बास्केट पर गई। चंद तौलिए, खाली बॉक्स, कुछ सफाई के सामान की बोतलें रखी गई थी। इतने गंदे गोदाम का वॉशरूम गदरे अच्छे हाल में देखकर उसे अभी तक हैरत हो रही थी। वो जैसे ही तौलियों को पकड़ने को नीचे झुकी, कमर में मौजूद शदीद चुभन ने इसे बेख्तियार कराहने पर मजबूर कर दिया। उफ, मेरी कमर! वो दीवार थाम कर वापस खड़ी हुई। उसकी किडनी का दर्द पेट के निचले हिस्से तक उतर आया था, और अर्शिया से खड़ा रहना मुहाल हो रहा था। अपने कांपते हुए हाथ को बढ़ाकर अर्शिया ने दोबारा से हिम्मत किए नल खोलकर अपनी रस्सियों के घसीटने से बने जख्मों वाली कलाइयों पर पानी डाला। ठंडे पानी का लम्स थोड़ा सुकून दे गया, पर फिर आहिस्ता से अपना पैर उठाकर शूज को देखा। अनीस के बड़े साइज के शूज में इसका नाजुक सा पैर आधा डूबा हुआ था। अर्शिया ने हाथ मुंह धोया। पाँव की उंगलियां तो जूते में गर्म महसूस हुई, मगर वो इन जूतों के बावजूद भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही थी। ऐसी तकलीफ और बेबसी इसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो फूल की तरह रही थी। उसे कांटों की सी इस चुभन ने हलकान कर दिया था। उसके पूरे वजूद में दर्द भरा था। लानत हो तुम पर! वो मध्यम आवाज में लेकिन पूरी तकलीफ के साथ बड़बड़ाई, जैसे उसकी ये लानत इस शख्स के सीने में हंजर की तरह खुप जाएगी। बाहर कदमों की चाप गूंजी, क्योंकि अनीस भी नंगे पैर वहां टहलता हुआ इस ठंडक और धात की चादरों पर चलकर जायजा ले रहा था। अर्शिया ने जल्दी से आंखों का पानी साफ किया, बाल ठीक किए और खुद को सीधा किया, क्योंकि इससे सीधा खड़ा होना भी मुश्किल था। अर्शिया, हिम्मत करो, तुम यहाँ से जल्द भाग निकलोगी।
अर्शिया ने एक लंबी सांस अंदर खींची और फिर दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली तो आगे सतून बनकर खड़ा अनीस उसको सर से पैर देखता रुका। अर्शिया ने फौरन से पहले इसे शूज अपने पैरों से उतार कर एहसान वापस करना चाहा। उसके शूज अपने पैरों से उतार कर एहसान वापस करना चाहा, पर अनीस ने हाथ के इशारे से इसे शूज उतारने से रोका। बढ़ती क्या ना करती कि मुतरादिफ अर्शिया ने फिर से शूज पहने। अपने लूज स्वेटर की आगे से आस्तीनें लटकाकर वो अपने ठंडे हाथ इनमें छुपाने की कोशिश में थी। तुम वो नहीं हो ना, उसके टॉर्चर पार्टनर हो। तुम दो क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहिए, क्यों किडनैप किया है मुझे बोलो। अर्शिया का दिल उसका एहसान लेने पर हरगिज आमादा न था, पर वो जानती थी पैरों का हाल उजड़ा है तभी उसके शूज ना उतार सकी। लेकिन इस शख्स को देखकर न जाने क्यों अर्शिया को अभी भी उम्मीद थी कि वो रहम करेगा। क्रिमिनल्स के मर्डर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तुम क्रिमिनल हो इसी शक में तुम्हें उठवाया है। मार देंगे तुम्हें लेकिन कंफर्मेशन मिलते ही। तब तक तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाना है मुझे। मालूम हो गया, अब जुबान बंद रखना कुछ देर। वो बदलिहाज अंदाज में अर्शिया के सवालों का गैर तसल्ली बख्श जवाब दिए अपना टहलना शुरू कर चुका था। जैकेट भी उतार कर इसने कुर्सी की जानिब फेंकी थी। अर्शिया ने अपने दोनों बाजुओं को सीने पर लपेटा जैसे वो खुद को हरारत देने की कोशिश में थी, पर इस क्रिमिनल वाले इल्जाम पर वो खामोश ना रह सकी। क्रिमिनल? मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। मैं एक लेडीज जिम ओनर हूँ। तुम दोनों को किसी ने गलत इत्तला दी। रुको सुनो, मैं नहीं हूँ ऐसी, प्लीज मुझे जाने दो। वो उसकी राह में आई। ठंड से वो कांप रही थी, जिस सबब अनीस ने रुक कर तसल्ली से उसको सुना भी और देखा भी। अगर तुम क्रिमिनल ना हुई तो हमें पागल कुत्तों ने नहीं काटा कि तुम्हें मारते फिरें। आजाद हो जाओगी तुम। लेकिन हमारे कुछ असूल हैं, अब चुप करके वहां कुर्सी पर बैठ जाओ। वो बहुत बुरे तरीके से बात करता था, जैसे झाड़ रहा हो। अर्शिया ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को हर मुमकिन दबाया। इस तरह किसी ने अर्शिया से कभी बात नहीं की थी। तभी वो हर्ट हुई, लेकिन एक भी आंसू ना बहने दिया और पलट कर चुपचाप कुर्सी पर बैठने लगी। पर पहले वहां रखी अनीस की जैकेट इसने उठाई। अनीस ने उसके हाथ में अपनी जैकेट लेते ही अर्शिया के हाथ से झपटी, जिस सबब अर्शिया ने उसकी तरफ देखते अपनी आंखें उठाई। मुझे भूख लग रही है, प्यास भी। कुछ खाने को मत दो, पर पानी दे दो। वो फिर से हिम्मत किए बोली, क्योंकि गला बंजर हो रहा था और पेट में भी दर्द उठ रहे थे। अनीस ने अपना टहलना रोका और नागवारियत से अर्शिया को रुक कर देखने लगा। अंदर नल लगा है, पी लो जाकर। वो इसे सीधा सीधा वॉशरूम के नल का मशवरा देता वापस चलना शुरू हुआ, जबकि इस पर रशिया का मुंह खुल गया। आंखें फैल सी गई। क्या वॉशरूम के नल से पीऊं पानी? सीरियसली? तुम इंसान हो या जानवर कि बोलते शर्म नहीं आई? मुझे मिनरल वाटर ला कर दो, सुना तुमने? वो बाकायदा उसकी बेहिसी पर चीखी, जिस पर इस बार ना सिर्फ वो रुका बल्कि एक ही लम्हे में अर्शिया की तरफ बढ़ा। वो गहरा सांस लेते खौफ से कुर्सी की बैक से लगी, क्योंकि अनीस ने दोनों मजबूत हाथ कुर्सी की बाजुओं पर रखे इस पर झुककर इसे जिस तरह खा जाती शरबती नजरों से देखा। अर्शिया की आवाज क्या, सांस भी उसके इतने नजदीक आने पर कुछ पल के लिए रुक गई। तुम यहाँ किडनैप होकर आई हो मिस एक्स वाई जी, अपनी नानी के घर नहीं आई। समझ आई है मेरी बात? एक बार और तुमने मुझे हुक्म दिया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। एहसान फरामोश, तुम्हें जूते भी नहीं देने चाहिए थे। करने की दोबारा कोशिश मत करना, अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लो। उसके इतने नजदीक बोल नहीं कि एक लफ्ज से अर्शिया को सुलगा रहा था। उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे तक महसूस कर सकती थी, पर शुक्र इस बात का अदा कर रही थी कि इस आदमी ने तेज और गंदी परफ्यूम नहीं लगा रखी थी, बल्कि बहुत सोबर सी महक लिए हुए था। सांसें भी जैसे बिल्कुल ताजा थी। यही जूते तुम्हारे सर पर मारने चाहिए थे मुझे। चीखो मत मुझ पर मिस्टर, तुमसे ज्यादा ऊंचा चीख सकती हूँ। मैंने कहा है क्रिमिनल नहीं हूं तो क्यों दे रहे हो ये सजा मुझे? जब कंफर्म हो गया टॉर्चर भी तब करना, समझे हो? दूर हटो, तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आ रही है मुझे। दूर हटो वैसी इंसान। वो बिना डरे अपनी आंखें अंगारा बनाए उसके सीने पर हाथों का दबाव देती न सिर्फ उसे पीछे धकेल गई, बल्कि उठकर इसने अनीस के दोनों शूज भी अपने पैरों से उतार कर जोर से परे फेंके और वापस खूनहार नजरों से घूरती सिमट कर कुर्सी पर बैठी।
انیس نے اپنی مٹھی زور سے کس لیتے اپنے شوزوں کی طرف دیکھا، اسے کچھ نہ کہا اور جا کر باری باری اپنا شوز اٹھا کر وہ سامنے رکھی دوسری کرسی پر بیٹھا اور شوز اپنے پیروں کے سامنے رکھے۔ تمہیں کنفرمیشن سے پہلے ہی موت کی گھاٹ اتار دوں گا میں، تم دیکھتی جاؤ۔ وہ اپنے شوز پہنتا ہوا زیر لب دہرایا تو ارشیا کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑا۔ اسے اس آدمی پر جتنا غصہ تھا وہ لمحہ لگاتے دہشت بنا۔ اسے دیکھتی سانس بھی ساتھ گئی جو اپنے بوٹس پہن کر وہیں ٹیک لگائے اپنی وارننگ کی طرح چبھتی آنکھوں سے اسے فرصت سے گھور رہا تھا۔ ارشیا کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اس کی نظریں دل کو گھٹا رہی تھی۔ مری ہوئی کو مارے گا کمبخت۔ وہ اس کی درجہ نفرت و غصے پر منہ ہی منہ میں بڑبڑا تو بیٹھی، پر جلد ہی ارشیا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ انیس غانم کی نظریں اسے زندہ نگل لینا چاہتی تھی۔ یا اللہ مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد دے، میں اس سے بے موت نہیں مرنا چاہتی، پلیز اس آدمی سے بچائیے، کیوں مجھے مارنے پر تلا ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں تو کسی سے عرصہ ہوا فالتو بات تک نہیں کی، مجھے یہ کس امتحان میں ڈال رہے ہیں آپ؟ خود کو خود میں سمیٹتی وہ انیس کی نظروں سے ڈری ہوئی چہرہ دوسری طرف کر چکی تھی، پھر بھی انیس کی نظروں کی تپش اگلے 10 منٹ تک ارشیا کو جھیلنی پڑی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھوں کو دباتی شدید درد میں گرفتار تھی، پر انیس کو ذرا ترس نہ آ رہا تھا۔ آہٹ پر وہ دونوں بیک وقت دروازے کو دیکھنے لگے جہاں سے اثر آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ ارشیا کی سوجی سرخ آنکھوں میں لمحہ لگا حیرت امڑی۔ سر آپ کا کارڈ، اور یہ جو آپ نے کہا اپنے اندازے سے لایا ہوں، سائز اوپر نیچے ہوا تو معافی چاہتا ہوں، اور میں اس کے لیے پانی اور سینڈوچ بھی لایا ہوں، پتہ نہیں کب کی بھوکی ہوگی، اگر آپ کو مناسب لگے تو دے دیں اسے، ورنہ جو آپ کی مرضی۔ وہ دونوں کو ہنک بنی تک رہی تھی۔ انیس نے اٹھ کر پہلے شاپنگ بیگز اثر کے ہاتھ سے جھپٹ کر لیے، پھر اپنا کارڈ لے کر اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا جہاں پہلے ہی اس نے ارشیا کا انہیلر ٹھوس رکھا تھا۔ اثر کو انیس کی کھوریوں اور فوکس نظروں کو سہنا پڑا، جس سبب اس کا چہرہ سپید بھی پڑا۔ تمہیں تو خدا ترسی کے سینٹر بھرتی ہونا چاہیے سر میاں، یہاں کہاں ٹھڈے کھا رہے ہو؟ تمہیں تو مسیحائی کا ایوارڈ ملنا چاہیے، میرے ہاتھ فارغ ہوتے تو میں تمہارے لیے تالیاں بجاتا۔ انیس کے کڑوے اور شرم دلاتے الفاظ اور لہجے پر اثر نے نظریں نیچی کر لیں، پر وہ شرمندہ ہرگز نہ تھا۔ ارشیا سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور تب سیدھی ہو کر بیٹھی جب انیس نے اثر کو باہر دفع ہونے کا اشارہ کرتے اپنے قدموں کو زحمت دیتے ارشیا کے سامنے آ کر روکا۔ وہ کبھی انیس کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھوں کو، پھر تیسری نگاہ اس نے ان ظالم شربتی آنکھوں پر مرکوز کی، وہ آنکھیں جو جادوگری کا فن جانتی تھی۔ اثر نے نرم سی نگاہ ارشیا پر ڈالی اور گودام سے باہر نکل گیا۔ یہ کپڑے اور جوتے ہیں، جا کر پہن لو۔ انیس نے سینڈوچ اور پانی کی بوتل والا تھیلا جان بوجھ کر اس کی طرف نہ بڑھایا، جبکہ کپڑے بھی مل گئے۔ یہ بھی ارشیا کے لیے بے موت بچاؤ ہی لگا مرنے سے بچاؤ ہی لگا تھا، پر جس طرح ارشیا نے وہ کپڑوں والا تھیلا لینے کے باوجود کھڑا ہوتے اس دوسرے تھیلے کو دیکھا، انیس نے بھی اسی لمحے ارشیا کو دیکھا جو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ترسا ہوا بچہ دیکھتا ہے۔ یہ بھی چاہیے۔ انیس نے اس کے سامنے وہ دوسرا تھیلا کیا تو ارشیا نے حلق سے تھوک نکلا اور اذیت کے سنگ اپنی بھوک اور پیاس کو جبرن دباتی نفی کرتی وہاں سے چلی گئی۔ انیس نے اسے جاتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور وہ سینڈوچ اور پانی کی بوتل وہیں کرسی پر رکھی جہاں ارشیا بیٹھی تھی۔ وہ پلٹ کر کھڑا اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ لگ بھگ 10 منٹ تک وہ کپڑے بدل کر نکلی تو اثر کے اندازے سے لائے کپڑے بھی ارشیا پر قیامت سجے تھے۔ آئری ٹرنچ کوٹ، سفید ٹاپ، بلو ہائی ویسٹ جینز اور سفید اسپورٹس شوز پہن کر وہ کافی بدل گئی تھی، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ گرم کپڑوں کی وجہ سے، اور خاص کر پیروں کے لیے کمفی ترین جوتوں کے لیے۔ ارشیا نے اپنی آنکھوں کا غصہ بالکل کم کر دیا تھا۔
वो हिचकिचाती हुई बाहर आई तो अनीस ने आंखों के इशारे से उसे कुर्सी पर रखे सैंडविच और पानी की बोतल की तरफ इशारा करते देखा, जैसे कह रहा हो कि तुम ये खा सकती हो। अर्शिया की अना ये गवारा ना कर रही थी कि वो इस आदमी का मजीद कोई एहसान ले, पर भूख से उसकी मरने वाली हालत थी। सीधा खड़ा होना तक मुश्किल था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से निकलकर इन कपड़ों की कीमत अदा कर दूंगी। अब बताओ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अर्शिया ने जरा सा फासला मिटाते इस अकड़े आदमी से जरा दूर रुकते नजरें झुकाने और उठाने के बीच पूछा, मगर अनीस का इशारा फिर से वही था। खाओ बैठकर, तीसरी बार नहीं कहूंगा। इस बार वो इशारा करने के बजाय बोला था। आवाज सख्त हुई, जिस सबब अर्शिया चारों नाचार कुर्सी की जानिब बढ़ी। सैंडविच का डब्बा और पानी की बोतल उठाकर बैठी और गोद में सैंडविच का डब्बा रखकर खोला। लेकिन पहले इसने अपनी प्यास और बंजर गले को आराम और सुकून देने को वो छोटी सी पानी की बोतल पूरी पी ली। उसे इतनी प्यास थी अनीस ने उम्मीद ना की थी। आराम आराम से खाओ, पीछे कोई कुत्ता नहीं लगा तुम्हारे। अर्शिया ने अपने आंसू रोकते सैंडविच उठाकर दो तीन बाइट से खट्टे दांतों से काटे, क्योंकि इसे बहुत सख्त भूख लगी थी। लेकिन अनीस के सर पर खड़ा होकर टोकने पर वो नवाले चबाना रोके उसकी तरफ गर्दन उठाकर देखने लगी। इस लड़की की आंखों में हलकोरता दर्द क्या असर करता कि सामने एक पत्थर दिल जो खड़ा था। तुम लगे हो ना पीछे? अर्शिया ने जब्त से जबड़े भींचकर मुंह ही मुंह में फिर से कहकर गुस्ताही की। लेकिन वो मुठ्ठियां जब्त से मुक्के की सूरत कस गया, लेकिन अर्शिया को कुछ ना कहा, क्योंकि इस वक्त वो खाना खा रही थी। ठूस लो फिर बताता हूँ तुम्हें जानवर की जुबान में। वो इसे कहकर पीछे हटा, जिसका मकसद था कि वो सुकून से सैंडविच खाए। अर्शिया ने इस पर नजरें गाड़े रखी। वो फौरन से पहले बड़ा सा सैंडविच खा गई, पेट में उतरते ही जैसे वहां मौजूद दर्द में थोड़ी राहत गुली। फिर भी दर्द तो हनूज था। वो दीवार से लगकर खड़ा उसके आखिरी नवाला निकलने तक वहीं जमा रहा। तो अर्शिया ने उसको दीवार से हटकर आगे अपनी तरफ आता देखा तो वो भी अपनी जगह से उठी। दोनों एक दूसरे को यूं देख रहे थे जैसे नजरों से ही निगल लेंगे। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो कौन तुम? अर्शिया के कदम खुद ब खुद जरा पीछे हुए, लेकिन इसने बिना लड़खड़ाए इससे सवाल किया। वो एक मुनासिब फासले पर रुका। यहाँ से थोड़ा दूर एक गांव है, वहां तुम कन्फर्मेशन तक वहीं रुकोगी। चलो मेरे साथ। वो हुक्म देता आगे निकला तो अर्शिया ने नजरें पीछे की तरफ दौड़ाई कि कहीं से उसे भागने का कोई कोना मिले। रोशनदान काफी ऊपर था, जबकि एक बोसीदा सी जंग आलूद खिड़की भी थी। लेकिन अर्शिया को इस पर लगे जंग को देखकर अंदाजा हो चुका था कि वो सालों इसको खोलने पर लगाए, तब भी नहीं खुलेगी। जबकि अनीस उसको रुककर यूं दिल ही दिल में मंसूबे बनाता हुआ देखने लगा। अर्शिया कभी इस कोने में देखती, कभी दूसरे। क्या दीवार के बीच से गुजरने का इरादा है तुम्हारा? जब कहा है चलो तो क्या बहरी हो जो सुनाई नहीं दिया? इधर आगे लगो, इस तरफ। वो चौंक कर मुड़ी तो अपने आप को कंपोज करती वो उसको गुस्से से घूरती हुई पास से गुजरती गोदाम के दरवाजे से निकल गई। अर्शिया की नजर बाहर निकलते ही असर पर गई तो उसकी आंखों में असर के लिए मशकूरी उतरी, जिसे असर ने मुस्कुराकर वसूल किया। मगर उनका ये आंखों आंखों से एक दूसरे को देखना अनीस को हरगिज पसंद ना आया। असर मियाँ, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है शायद। अनीस के दबे दबे अताब के संग पीछे ही आने पर असर ने फौरन से गड़बड़ाते नजरें झुका ली। जबकि अर्शिया ने गर्दन मोड़कर अनीस को देखा जो उसके करीब ही चला आया था। वो दोनों टकराते टकराते बचे थे। अर्शिया और अनीस के इतने करीब आ जाने पर असर वहां से बाहर गाड़ी की तरफ चला गया। तुम्हारा आदमी थोड़ा इंसान है, तुम्हारे अंदर तो दरिंदगी भरी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इंसानियत दिखा सकते हो। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। मेरे पास जो कुछ है सब ले लो। प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है, भूख तो मिट गई पर पेट में बहुत दर्द है। मैं चल नहीं सकती ज्यादा, मुझसे सीधा तक नहीं हुआ जा रहा। तुम प्लीज थोड़ा सा रहम करो मुझ पर। उस वुल्फ को कहना मैं भाग गई। प्लीज मुझे जाने दो। अर्शिया ने एक आखिरी बार बातचीत से मसला और मामला निपटाने की कोशिश की, के लिए इससे मुज़ाकरात की गर्ज से बात की। सूरज की गर्म किरणों और तेज रोशनी में इस लड़की की आंखें किसी प्रिज्म की तरह रोशनी को मुनक्किस कर रही थी।
बाहुदा अनीस खानम ने अपनी पूरी जिंदगी में ये मंजर ना देखा था। मुझे इंसानियत दिखाने का कोई शौक नहीं, और दोबारा अगर तुमने ये रहम मांगने या गुजारिशात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या फारसी समझ आती है? तुम्हें वैसे तो मेरा टॉर्चर करने का कोई इरादा नहीं, मगर तुम्हारी ये कैंची जैसी जुबान मेरा मीटर जरूर घुमा देगी। इसलिए मुंह बंद रखो। चलो आगे। वैसे झाड़ता हुआ अपने मौकिफ पर पहाड़ सा डटा था, जबकि अर्शिया की आंखें दर्द से जल रही थीं कि ये कैसा इंसान है आखिर, जो दर्द पर भी नहीं पिघल रहा। वो इसे आगे चलने का इशारा करता खुद भी पीछे ही चलने लगा। अर्शिया की आंखें धुंधलाने लगी थी। इसने एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता चलते अपने पेट पर रखा था। बहरहाल गाड़ी मौजूद थी, जिसे देखकर अर्शिया के आंसू थम से गए। वो बैक साइड बैठी तो जैसे नरम सीट पर बैठते ही उसने सुकून से सांस लेते वहीं दोहरा लेटते अपने पेट को दबाया, जबकि अनीस जो उसके साथ ही बैठने वाला था, अर्शिया को दोहरा होकर लेटा देखे वो आगे असर के साथ जाकर बैठा। गाड़ी आधा घंटा कच्चे पक्के रास्तों से गुजरती गई। अर्शिया को यूं लेट लेट कर पेट पर अर्शिया को यूं लेट कर पेट पर पड़ते दबाव से कुछ आराम मिला था, और उसकी आंख भी लगी। मगर गाड़ी के रुकने पर झटका सा लगा तो उसकी आंख खुली। वो कराहने को रोकती सीधी होकर उठकर बैठी, तो उसने अनीस को देखा, जो उसकी तरफ आकर कार डोर खोले उसके बाहर आने का मुंतजर था। अर्शिया ने जब्त से दर्द बर्दाश्त करते बाहर पैर रखा और बाहर निकली तो एक लम्हा सीधा खड़ा होने पर अपने पेट पर हाथ दबाकर कराही। असर ने पलटकर उसे फिक्र से देखा, अलबत्ता अनीस आगे चल पड़ा था। यहाँ से उन्हें कुछ देर पैदल चलना था। आसपास ना आबादी थी, ना किसी घर या मकान का नामो निशान। असर ने अर्शिया के पीछे ही चलते उसे देखते कदम बढ़ाए ताकि वो गिर ना जाए। कितना चलना है? वह तकलीफ से पलटकर असर को देखती रुकी। अनीस अपने हाथ में मफलर लपेट कर दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी लिए चल रहा था। 10 मिनट चलना पड़ेगा मैम। असर ने फौरी जवाब दिया, हालांकि यहाँ से फार्म हाउस 20 मिनट पैदल चलने के बाद आना था। वो यहाँ शहरी और गांव की आबादी से यकसर दूर तामीर था, और रशिया को अनीस वहीं ले जा रहा था। उफ, 10 मिनट में तो मर जाऊंगी। क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो? अर्शिया ने रुककर असर की तरफ देखते शदीद तकलीफ में डूबे दरख्वास्त की, मगर असर ने अनीस की पुश्त देखते डर कर नफी की, जैसे वो खौफजदा हो कि अनीस उसकी जान निकाल देगा। मैम, माफी चाहता हूँ, आपको हिम्मत करनी होगी। फार्म हाउस पहुंचकर आप सुकून कर पाएंगी। वो आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, गलत जाहिर कर रहे हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत करें। असर अगर अब कोई मेहरबानी करता तो यकीनन अनीस से ना बचता। तभी उसने नरमी से अर्शिया को हौसला देते समझाया, मगर अर्शिया जिस किस्म के दर्द और तकलीफ में थी, किसी किस्म की तसल्ली या हौसला उसे समझ ही ना आ रहा था। एक असर से उम्मीद थी इंसानियत की, वो भी गई। वो हिम्मत किए चलने लगी। कच्ची जमीन पर नजरें दौड़ाती हुई वो कोई पत्थर या डंडा तलाश कर रही थी, जो उठाकर इन दो के सर फाड़ दे। और अर्शिया की किस्मत की उसे अपने ही रास्ते की सीध में बिना दस्ते के छुरी पड़ी नजर आई, यानी टूटी छुरी। अर्शिया ने लम्हा लगाए वो झुककर अपने शूज पर लगी मट्टी साफ करने के बहाने उठा ली। असर को भी पता ना चला। अनीस आगे आगे लंबे लंबे डग भरता चल रहा था, जबकि वो उसकी पुश्त खूरे खूनहार नजरों से देखती तेज से जनीस की तरफ बढ़ी, और अपने हाथ में वो छुरी का अगला टूटा हिस्सा अच्छे से जमाए। उसकी कमर में इससे पहले गार्ड थी, वो अपने ध्यान में ठीक अर्शिया के वार के वक्त पलटा कि छुरी का अगला पूरा हिस्सा सीधा अनीस के पेट के जरा दाएं तरफ धुसा। जैकेट इसने खोल रखी थी, और वो भी अनीस की ढाल ना बन सकी। असर भी पीछे दौड़ा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। ये क्या मारा है तुमने? अनीस ने उसका हाथ छुरी के टुकड़े पर से पकड़कर हटाए अपने पेट में धंसी चीज देखते दर्द से भरी आवाज में पूछा, तो वो 2 कदम पीछे हटी। अनीस ने इस पेट में धुसी छुरी के हिस्से को ना निकाला। असद ने जब ये सब देखा तो वो अपना सर हाथों में पीट गया, जबकि अर्शिया के चेहरे पर सुकून फैला जब इसने अनीस को दर्द में देखा। अब महसूस हुआ तुम्हें दर्द? इससे दुगना दर्द हो रहा है मुझे। कहा था जाने दो, पर तुमने मजबूर किया मुझे इस पर। इसी लायक हो तुम। वो दिल ही दिल में उसके चेहरे को देखे परेशान भी थी, लेकिन अल्फाज में भरपूर जहर भर चुकी थी। अनीस ने इस पेट पे खुबे छुरी के पीस को वहीं छोड़ते अपनी जैकेट उतार कर फेंकी।
अर्शिया भी 2 कदम पीछे हुई क्योंकि अनीस ने वो छुरी का पीस एक ही झटके में अपने पेट से निकाल कर अर्शिया के पैरों में फेंका। अर्शिया डरकर 2 कदम दूर हुई, जबकि अनीस ने देखते ही देखते अपनी ब्लैक शर्ट के बटन खोलते वो भी जब अपने वजूद से उतारी, तो अर्शिया उसकी तरफ देखे एकदम जम कर रह गई। कसरती वजूद और पेट से उबल उबल कर निकलता खून देखकर अर्शिया की आंखों के आगे अंधेरा आया। किसी का यूं खून उबल उबल कर निकलता उसने कभी इमेजिन भी ना किया था। ये तो उसके सामने था। अनीस ने अपना हाथ पेट के जख्म पर रखा, पर खून उसकी उंगलियों के बीच से निकलकर अनीस के हाथ को सुर्ख कर रहा था। अर्शिया अलमीर के पैरों से जमीन से रख रही थी। अनीस ने अपने हाथ में पकड़ा मफलर पहले अपने जख्म पर दबाया। असर भी आगे को लपका। उसका तो खून देखकर हल्क हट चुका था, घुट चुका था, जैसे कुछ बोलने या सुनने की अहलियत ही चली गई हो। कि ये ऐसे इतना खून तो नहीं निकलना चाहिए था। रुक जाएगा, कुछ बांधो इस पर। अर्शिया ने डरे और घबराए अंदाज में अनीस को देखकर कहा, पर अनीस ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। उनका खून ऐसे नहीं रुकता। अकब से आती आवाज अकब से आती भरी आवाज पर अर्शिया पलटी। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जहां नफरत की परछाइयां थी, वहां खौफ और दर्द उतरता चला गया। क्या मतलब उसका खून ऐसे नहीं रुकता? वो पलटकर असर का मुंह तकने लगी, जो यूं था जैसे खून अनीस खानम का निकल रहा हो और सफेदी असर के चेहरे पर की रगों में उतर रही हो। वो हेमोफिलिक है मैम, चोट ही उनकी मौत है। ये आपने क्या कर दिया? इस वीराने में हमें कैसे कोई मदद मिलेगी? इन्हें फौरन इंजेक्शन लगाने होंगे। असद ने परेशान होकर गानिम को देखा, जो अपना मफलर अपने पेट की कट पर कसकर बांधने के बाद जैकेट की जेब में रखा सिगरेट निकाल कर उसे लाइटर से सुलगाकर मजे से कश लगा रहा था। और उसका नीम गंधमी चमकता पहाड़ कसरती वजूद धूप की तमाजत से मजीद दहक उठा था। अर्शिया यूं थी जैसे उसके पूरे वजूद से जान निकली हो। असर फौरन से आगे बढ़ा और अनीस के हाथ से सिगरेट लेकर नीचे फेंक कर अपना शूज वाला पैर रखे सिगरेट को मसल दिया। आप पागल हो गए हैं? जो थोड़ी ब्लड क्लोटिंग होनी है वो भी नहीं होगी स्मोकिंग से। हमें फार्म हाउस पहुंचकर डॉक्टर अरेंज करना होगा। मेरे साथ चलें। आप भी आ जाएं मैम। असर का अचानक से रौबदार रूप सामने आया, जिसे वो अनीस के लिए उसका केयर टेकर हो। अनीस ने सुर्ख आंखों से सुन हुई अर्शिया को देखा। वो शर्मिंदा से ज्यादा तकलीफ में मुब्तला थी। उसे ये करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल वो लोग जैसे तैसे करके फार्म हाउस पहुंच गए थे। अनीस को कमरे में पहुंचाए असर ने फौरी डॉक्टर को बुलवाया था, जबकि अर्शिया भी आहिस्ता आहिस्ता चलती इस कमरे के बाहर रुक कर उसे देखने लगी, जो बिस्तर पर चित लेटा दर्द से तड़प रहा था। लेकिन उसने अर्शिया को इस पूरा वक्त एक हर्फ भी नहीं कहा था। यही चीज उस लड़की को और एहसास से जुर्म बख्श रही थी। सुनो, तुम ठीक हो जाओगे, डॉक्टर आ रहा है। इस बीमारी का तो अर्शिया ने इतना सुना भी नहीं था। अब किसी को यूं इस बीमारी में देखकर उसका दिल शदीद गमगीन था। अनीस ने से कोई जवाब ना दिया, क्योंकि जितना उसका खून निकल चुका था उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अर्शिया ने वहीं दरवाजे की ओट में खड़े होकर वो वक्त गुजारा था, लेकिन शुक्र है डॉक्टर करीब ही था और जल्दी पहुंच आया। वो नहीं जानती थी क्यों कर रही है, लेकिन इस इंसान के लिए अर्शिया के दिल से दुआ ही निकल रही थी कि वो ऐसे कभी ना मरे। उससे पहले तो अर्जेंट एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जो खून के बिल्कुल रुके बगैर बहने को कंट्रोल करने में मामन था। फिर उसे ब्लड लगाने के बाद भी एक इंजेक्शन लगा। खून की बहुत सी मिकदार बह जाने का असर ने डॉक्टर को बताया था, तभी वो ब्लड का इंतजाम करके आए थे। ये तो शुक्र कि अनीस का ब्लड ग्रुप हर जगह बआसानी मिल जाता था। फिर उसके जख्म की ड्रेसिंग हुई। जब खून जम कर रुका, छुरी का घाव मामूली होता है, मगर एक हेमोफिलिक के लिए मौत का दूसरा नाम होता है। प्लीज एहतियात किया करें। डॉक्टर खुद बहुत परेशान था कि ये हॉस्पिटल केस है और यहाँ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इंजेक्शन लगने और स्टिचेस का काम मुकम्मल होने के बाद नीस के तड़पते वजूद में सुकून उतरा, तो अर्शिया ने भी सुख का सांस लिया। अभी वो बस इंसान थी जो एक दूसरे इंसान की ये हालत देखकर तड़प रही थी। असद ने डॉक्टर का शुक्रिया नम आंखों से किया और उन्हें बाहर तक सी ऑफ करने गया। अर्शिया ने जरा सा कमरे में झांक कर उसे देखा।
वो आंखें बंद किए लेटा था। पेट पर पट्टी बंधी थी जबकि ब्लड भी लगा हुआ था। सुनो, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? एकदम से मुझसे बोलना क्यों बंद कर दिया है? चिल्ला या चीख भी नहीं रहे? मुझे क्या ठीक होते ही मार दोगे? देखो, दर्द वाली मौत मत देना। जिंदगी भी दर्द है तो कम से कम मौत तो सुकून वाली हो ना। देखो, बात करो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। वो हिचकिचाती हुई उसके करीब गई मगर बहुत डर रही थी। अनीस ने बंद आंखें आहिस्तगी से खोली मगर अर्शिया की तरफ ना देखा। वो गहरे सांस लेता भी मुकम्मल तौर पर ख्वासों में ना था। देखो, मुझे नहीं पता था तुम्हें ये बीमारी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा था तो गुस्से में पागल होकर हमला कर दिया। मुझे अफसोस है तुम्हें इस हाल पर लाने के लिए, लेकिन तुमने भी तो अच्छा नहीं किया। मेरे हाथों अल्लाह ने सजा दी है तुम्हें। वो अपने लहजे को नर्म और भिगो गई, नर्म करती करती हुई और भिगो गई। वो अब भी इसे सुन रहा था पर जवाब देना या अर्शिया को देखना इसने जरूरी ना समझा। ये करके तुम्हारा दर्द चला गया? वो बिल्कुल नाउम्मीद हो गई कि वो नहीं बोलेगा। पलट भी गई, आंखों में तिरछियां लिए, लेकिन अनीस के बोलने पर फौरन से पहले घूमी। चला गया है। वो बस इतना ही मिनमिना सकी। गुड। एक लफ्जी जवाब दिए वो ब्लड वाला बैग मुकम्मल देखते ही, बहुत आहिस्तगी से तार अपने हाथ से अलग करते ही उस पर मेडिकल टेप चिपका गया। अर्शिया ने उसे उठते देखा तो फिक्रमंद हुई। वो उठते हुए बिल्कुल न कराहा, बल्कि अर्शिया ने देखा उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा है। शायद इन इंजेक्शंस और इस लगते ब्लड की वजह से वो इस सर्द मौसम में भी आग सा तप रहा था। सर, उठे मत। असर वापस आया तो अनीस की तरफ नाराजगी से टोकता बढ़ा, जबकि अर्शिया को भी तसल्ली हुई कि अब असर उसे देख लेगा। पर अनीस ने अपनी राह से असर को धकेल कर परे किया और कमरे से निकल गया। असर और अर्शिया भी पीछे ही लपके, मगर वो बाहर धूप की तमाजत में चमकते नीले पानी के पूल के पास आकर रुक चुका था। सर, पानी ठंडा होगा, जख्म में पानी चला जाएगा, मत करें। असर ने किनारे पर खड़ा होते माथा पीटा ही कि अनीस अंदर छलांग लगा गया। पानी के छींटे उड़कर अर्शिया और अनीस दोनों तक गए। अर्शिया ने एक नजर उसे देखा, फिर असर को। दोनों यूं थे जैसे कह रहे हो, इस जिद्दी बला को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। असर मुस्कुराता हुआ अंदर बढ़ गया ताकि अनीस के लिए टावल और बाथरूम ला कर अरेंज कर सके, जबकि अर्शिया भी वहीं पूल साइड लगी बाड़ के पास रुखी से देख रही थी, जिसका ध्यान बिल्कुल भी अर्शिया की तरफ ना था। वो माहिर तैराक की तरह स्विमिंग कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही, क्रिमिनल की जान बचने पर मुझे क्यों आराम मिला? शायद इसलिए कि वो क्रिमिनल लगता नहीं, या फिर इसलिए कि पूरे जिस्म के खून बह जाने से होती मौत बहुत पेनफुल होती है और इंसान इसे नहीं सह सकता। उफ, कहाँ फंस गई हूँ मैं। वो जो हीरो बना था, अब दर्द ने उसे बेहाल कर दिया था। अनीस के पेट पर बने जख्म से निकलता खून जमाने के लिए इसे क्लोटिंग फैक्टर के 2 इंजेक्शन लगे थे, जो बॉडी का टेम्परेचर हाई कर चुके थे। तभी वो अब ठंडे पानी में सुकून पा रहा था। उसका जख्म कवर्ड था, लेकिन उसकी बॉडी की हीट ने उसे सर्द मौसम में ठिठुरते ठहरे पानी में उतरने पर मजबूर कर दिया था। पेट के बजाय इसका गला काटती तो अभी ये अपने बदन के नजारे तो ना करवा रहा होता। जान छूटती इन सस्ते कॉन्ट्रैक्ट किलर से। वो अपना बयान अगले ही लम्हे बदल गई, जबकि अपनी नजरें भी अनीस से हटा गई जो पानी की तह में जा चुका था। वो वहीं लगी कुर्सी पर धूप की हिद्दत में मुंह फेर कर बैठी और अपना सर भी टिका लिया। धूप की किरणों के चेहरे पर पड़ने पर अशिया को अपने वजूद में सुकून उतरता महसूस हुआ। वो इसी तरह बैठे बैठे लेटी अपनी आंखें मूंद गई, जबकि अनीस गानिम अपनी स्विमिंग जारी रखे हुए था। जब वो इस पर से तवज्जो नजरें हटा गई, तब अनीस की सारी तवज्जो अर्शिया अलमीर ने खींच ली थी। सारी की सारी तवज्जो। वो बेखबर लड़की इस पत्थर को मोम करने में पहल कर रही थी और दोनों में से किसी को खबर ना हुई। उफ, ज़हे नसीब। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की हमारी स्पेशल एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल धमाका, एक्स्ट्रा धमाका एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा दुआ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।